हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्टडी विद अक्षा। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था जिसका नाम था योग। इसका हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 दोनों ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे इजी स्टडी विद अक्षा में अपलोड कर दी हैं। तो आप वहां पर जाके उन सभी को देख सकते हैं। बच्चों हमने पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, तो उसकी एक ही वीडियो बन पाई। तो आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को निपटा दें, जिसमें कि आपका पूरा चैप्टर समाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा ही आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से। आपने देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को पहले ही डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने योग के बारे में सभी योग और क्रियाएं, षटक्रम और अष्टांग सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, जो कि आपको इजी स्टडी विद अक्षा पर मिल जाएंगी। आप वहां पर जाइए और देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करें। इजी वे में हमने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर को कठिन नहीं बनाया है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, यानी कि आप टॉपिक भी मान लो अपनी बुक में देखोगे तो सेम यही टॉपिक मिलेगा, और अगर आप हमारे नोट्स में देखोगे क्वेश्चन वाइज तो आपको सेम यही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बुक से एनसीईआरटी से कुछ भी चीज़ अलग नहीं है, ये नोट्स एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं। ठीक है, आपकी जो बुक मिलती है फिजिकल एजुकेशन की उससे ही लिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्राणायाम और उसके प्रकार का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें बताना है प्राणायाम क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होता है। देखो बच्चों, जिस तरीके से आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में, जिस तरीके से लिखा है आपको उसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिखना है, और आई गारंटी यू कि आपके 70 में से 65 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। अगर आप मेरे इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो, तीनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, तो आपके रियली मान के चलो कि 70 में से 65 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम का अर्थ है श्वासन क्रिया पर नियंत्रण। यानी कि प्राणायाम का मतलब होता है जो अपनी सांसें होती हैं उन पर कंट्रोल करना। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, पहला प्राण यानी कि जीवन, दूसरा आयाम यानी कि खींचना। तो इसका देखो पूरा क्या होगा, प्राण जीवन प्रदान करने वाला श्वास, वायु यानी कि ऑक्सीजन। यानी कि प्राण हमारा जो जीवन होता है किससे चलता है, ऑक्सीजन से चलता है ऑब्वियसली। और आयाम का मतलब क्या है, खींचना, छोड़ना अथवा रोकना। आयाम का मतलब होता है खींचना, यानी कि हम सांस को खींचते हैं, इनहेल करते हैं। छोड़ना यानी कि एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। और रोकते हैं यानी कि स्टॉप, यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो फेफड़ों की क्षमता होती है उसको नापते हैं, यानी कि उसको सांस को अंदर रोक के दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राण में मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं। प्राण की ना 3 क्रियाएं होती हैं मुख्य। पहली पूरक, दूसरी रेचक, तीसरी कुंभक। पूरक का मतलब क्या होता है, अर्थात श्वास लेना। रेचक यानी कि श्वास बाहर निकालना। कुंभक श्वास को रोक कर रखना, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, खींचना, छोड़ना और रोकना। ठीक है, वही इनका मुख्य काम होता है प्राणायाम का। आगे देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं। प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम के रूप में भी जाना जाता है। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है ना, उसको हम अनुलोम विलोम के रूप से भी जानते हैं। जैसे अनुलोम विलोम क्या होता है, आप अपनी एक नाक के छेद से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, सेम प्रोसेस उसी से करते हैं, यानी कि उससे ही सांस लेते हैं, दूसरे से निकालते हैं, वो होता है हमारा अनुलोम विलोम। इसकी विधि देख लेते हैं। विधि क्या है,
क्योंकि कई बार पूछ भी लिया जाता है कि अनुलोम विलोम की विधि बताओ, तो इसको हम जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि वीडियो हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, जैसे अर्ध सिंहासन या सुखासन। देखो अपनी रीढ़ की, आप कोई भी योगा कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपको बैठना है, ठीक है, अब तो आपको क्या करना है, अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा यानी कि सदैव सीधी रखनी है, ठीक है, टेढ़ी तो रखनी ही नहीं है। सेकंड है, बाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें, जिसमें हथेली आकाश की ओर खुली हो या चिन्ह मुद्रा में हो, ठीक है। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें, इसमें तर्जनी यानी कि छोटी उंगली और मध्यम उंगली को मोड़कर अंगूठे की ओर लाएं और बाकी उंगलियों सीधी रखें। यानी कि एक हमारी तर्जनी उंगली और अंगूठा क्या होना चाहिए, अंगूठा जो होता है हमारा कान के ऊपर रखा होना चाहिए, और जो तर्जनी यानी कि छोटी उंगली है, कन्नी उंगली जिसको बोलते हैं, वो हमारी एक नाक के छिद्र पे रखी होनी चाहिए, जिससे कि आप सांस रोकोगे, ठीक है, और एक खुली रहनी चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। थर्ड, तर्जनी और मध्यम उंगली को दोनों बाहों के बीच रखें, यानी कि जो आईब्रो होती है उसके बीच में रखना है, ठीक है। ये जो हमारी स्टार्टिंग की उंगली होती है उनको बीच में रखना है। फोर्थ है हमारा, जब पूरा श्वास भर जाए तो दाहिने नासिक को बंद करें और कुंभक करें, यानी कि कुंभक यानी कि रोकना। जब हमने पूरी एक बार में सांस ले ली तो सांस को क्या करना है, थोड़ा सा रोकना है, फिर धीरे धीरे बाएं नासिक से श्वास को निकालें, यानी कि दूसरी तरफ से निकालें। फिफ्थ है, नाड़ी शोधन प्राणायाम के इस चक्र शुरुआत में कम से कम 5 बार करना चाहिए और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर आप आज से ही स्टार्ट कर रहे हो क्या नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 5 से 10 बार करना है और फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके लाभ क्या क्या होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका हम क्या देखेंगे, पहले लाभ देखेंगे भाई। देखो फर्स्ट क्या है, इस प्राणायाम के अभ्यास से संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यानी कि जो अनुलोम विलोम होता है ना, वो एक तरीके का खतरनाक योगासन होता है। इसमें क्या होता है, आपका पूरा माइंड सेट ना अलग ही लेवल का चेंज हो जाता है, और इससे आपका जो शारीरिक और मानसिक तनाव है वो भी खत्म हो जाता है, और मतलब आप बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हो पहले से। सेकंड है, यह चिंता एवं तनाव को कम करने के लिए रामबाण है। चिंता यानी कि स्ट्रेस को भी कम करता है। तीसरा, उच्च रक्तचाप का प्रबंधन करने में मदद करता है, यानी कि जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको भी ये कम करता है, ठीक है। चौथा है, यह प्राणायाम अस्थमा के नियंत्रण में भी लाभकारी है। यानी कि जिन लोगों को अस्थमा होता है ना, जैसे बोलते हैं सांस की बीमारी, तो उनको अस्थमा होता है, तो अगर वो अनुलोम विलोम करते हैं अपने जीवन में तो उनको वो अस्थमा पर ना कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि नियंत्रण पा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सावधानी। भाई सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है किसी भी योगासन को करने से पहले, ठीक है। पहला, यह प्राणायाम खाली पेट नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आपका खाली पेट है तो ये प्राणायाम आप बिल्कुल मत करो, ठीक है, कुछ ना कुछ खा लो। शुरुआत में श्वास को रोकने कुंभक से बचना चाहिए। यानी कि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें ना कुंभक यानी कि सांस को अगर हम नहीं रोक पा रहे ज़्यादा तो हमको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं हम सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम भी देखते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम को अंग्रेजी में राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्राणायाम का सीधा संबंध सूर्य नाड़ी से होता है। इसमें पूरक क्रिया दाईं नासिक द्वारा की जाती है। यानी कि देखो भाई, सबसे पहले याद रखना है सूर्य भेदन प्राणायाम का दूसरा नाम क्या है इंग्लिश में, राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग, ठीक है, इतना जान लिया। इसका सीधा संबंध सूर्य नाड़ी से होता है। सूर्य भेदन यानी कि सूर्य नाड़ी, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, सूर्य भेदन प्राणायाम सूर्य नाड़ी, ठीक है। और पूरक की क्रिया जो होती है दाईं नासिक से की जाती है, यानी कि राइट जो नोस्ट्रिल होती है आपको सिर्फ उसी से सांस लेना और छोड़ना है, ठीक है। इसकी विधि देखते हैं। विधि क्या है, फर्स्ट, सबसे पहले सुखासन की स्थिति में बैठकर गर्दन और मेरुदंड और कमर को सीधा कर लें, यानी कि आपको सीधा और शांति रिलैक्स होकर बैठना है।
सेकंड, फिर अपने बाएं हाथ को अपने घुटने पर रखें और आंखें बंद कर लें, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको अपने घुटने पर रखें और आंखें बंद कर लें। थर्ड, अपने दाईं और नाक पर अंगूठा रखें, दाईं ओर नाक पर अंगूठा रखना है और बाएं ओर से श्वास लें और जितना हो सके श्वास को अंदर रोकें, यानी कि जितना आपकी क्षमता हो सांस को अंदर लें और दाईं ओर से आपको सांस अंदर लेनी है, ठीक है। फोर्थ, हमारा सांस छोड़ने से पहले दोनों बंदों को खोलें और नाक के दाएं छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से सांस को तेजी से बाहर निकालें, यानी कि आपको जो दोनों छेद होते हैं उन पे से हाथ हटा लेना है और अपनी सांस को थोड़ा रोक के रखना है और फिर जो दाएं छिद्र होता है उसको बंद करें और बाएं से उसको छोड़ दें, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इस क्रिया को कम से कम 4 से 5 बार दोहराएं। ये जो प्रोसेस होती है इसको 4 से 5 बार दोहराएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लाभ। फर्स्ट देखते हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सकारात्मक विचार में वृद्धि होती है, यानी कि सूर्य भेदन प्राणायाम जो होता है ना उसके रेगुलर अभ्यास से, रेगुलर अगर हम योगासन करते हैं सूर्य भेदन का तो इससे क्या होता है हमारे माइंड में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी भी आती है। सेकंड, तनाव कम करने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, यानी कि हम स्ट्रेस को कम करना है तो सूर्य भेदन प्राणायाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। यह प्राणायाम आंतों को साफ करता है, यानी कि ये जो प्राणायाम है यह आंतों को भी साफ करता है। सावधानी देखो भाई, पेट भरा होने पर यह प्राणायाम नहीं करना। जो सूर्यभेदी प्राणायाम है वो हमें पेट भरा हो तब नहीं करना चाहिए, और जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, पहला जो प्राणायाम था उसमें हमें खाली पेट नहीं करना था, यानी कि उसमें पेट भरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, श्वास पर नियंत्रण रखकर ही पूरक क्रिया करें, यानी कि अगर आपका श्वास पर कंट्रोल है तभी पूरक क्रिया करें, यानी कि सांस को लें और छोड़ें, ठीक है। थर्ड है हमारा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम, देखो इसको देखते हैं बच्चों। वीडियो थोड़ा जल्दी हो सकता है और क्या नाम है, क्योंकि हमें वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसी पार्ट में हमारी जो वीडियो है यानी कि हमारा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई शब्द का अर्थ होता है विजयी या जीतने वाला। उज्जयी का मतलब होता है विजय या जीतने वाला। इस प्राणायाम के अभ्यास से हम अपनी सांसों पर विजय पा सकते हैं और इसलिए इस प्राणायाम को अंग्रेजी में विक्टोरियस ब्रेथ कहा जाता है, यानी कि ये जो प्राणायाम होता है इसमें क्या कर सकते हैं हम अपनी सांस पर विजय पा सकते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं विक्टोरियस ब्रीथ, ठीक है। इसकी विधि देखते हैं जल्दी से। विधि, फर्स्ट, किसी समतल और स्वच्छ जमीन पर पद्मासन सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं, ठीक है। सबसे पहले आपको साफ सुथरी जमीन पर पद्मासन या सुखासन पर बैठना है मुद्रा में, ठीक है। सेकंड है, अब अपनी दोनों नासिक छिद्रों से सांस को अंदर की ओर खींचें, इतना खींचे कि हवा फेफड़ों में भर जाए, यानी कि आपको सांस बहुत तेजी से खींचनी है और इतना खींच लो कि आपको लगे कि हाँ अब सांस अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। फिर वायु को अंदर क्षमता के अनुसार रोकें, यानी कि जितनी आपकी कैपेसिटी है अपनी उसको सांस को रोकें, ठीक है। नाक के दाएं छिद्र को बंद करें और बाएं छिद्र से सांस को बाहर निकालें, यानी कि दाएं छेद को बंद करना है और बाएं से बाहर निकालना है, ठीक है। फोर्थ है, इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट करना है, यानी कि ये जो अभ्यास होता है इसका 10 मिनट करना है। अब लाभ देखते हैं, लाभ क्या क्या होता है। पहला लाभ देखते हैं, इस प्राणायाम को करने से मस्तिष्क से गर्मी दूर कर इसे ठंड पहुंचाता है, यानी कि जो ये जो प्राणायाम होता है हमारे माइंड में जो भी गर्मी होती है उसको क्या करता है, ठंडा करता है, ठीक है, ठंड पहुंचाता है। सेकंड है, यह ऊर्जा के प्रभाव में मदद करता है, यानी कि ये ऊर्जा भी बढ़ाता है, हमारे बॉडी को एनर्जेटिक भी बनाता है। थर्ड, यह हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, यानी कि उज्जयी प्राणायाम जो है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। थायराइड अधिक बढ़ने पर यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर जो थायराइड का पेशेंट है उसको यह प्राणायाम कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि कभी क्या अगर बढ़ जाए तो नहीं करना चाहिए। कमर, कंधे या सिर की समस्या होने पर यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर आपको कमर में दिक्कत है, कंधे में दिक्कत है, सिर में दिक्कत है तो आप ये प्राणायाम बिल्कुल ना करें, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्थ है हमारा शीतली प्राणायाम। फोर्थ क्या है, शीतली प्राणायाम। शीतली
का अर्थ है शीतल, यानी कि शीतली का अर्थ क्या है? शीतल। इसका अर्थ शांत, विरक्त और भावहीन भी होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या क्या है? देखो भाई, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है शीतली का अर्थ क्या है, तो पहला तो शीतल, इतना सभी याद रखेंगे। दूसरा शांत, विरक्त और भावहीन। ये जो दो है ना, विरक्त और भावहीन, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं किसमें? एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के। आगे बढ़ते हैं। जैसी कि नाम से ही स्पष्ट है, यह प्राणायाम पूरे शरीर को शीतल करता है, यानी कि शीतली प्राणायाम से आप सभी समझ रहे हो कि शरीर को क्या करता है? शीतल करता है। शीतकारी प्राणायाम की तरह ही यह प्राणायाम भी विशेष तौर पर शरीर का शरीर का ताप कम करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो शीतली प्राणायाम होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा गर्मी है, या फिर आप समझ जाओ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, तो ये क्या करता है? अंदर से गर्मी उत्पन्न हो रही है, तो ये क्या करता है? आपकी बॉडी को शीतल यानी कि ठंडा करता है, ठीक है। इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि, और सर्दी के मौसम में नहीं के बराबर करना चाहिए। यानी कि जो शीतली प्राणायाम होता है ना, वो गर्मी के मौसम में तो खूब करो, आप बहुत करो, लेकिन सर्दी के मौसम में ना कम ही करो तो अच्छा है, ठीक है। विधि देखो, विधि क्या है? पहला, एक साफ समतल जगह पर पद्मासन की मुद्रा में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें, यानी कि पद्मासन में बैठना है। सेम कि आपको एक ऐसी मुद्रा में बैठना है कि आपको ज़्यादा क्या नाम है स्ट्रेस फील ना हो, और आपको अच्छा, यानी कि बॉडी पोस्चर क्या है, बिल्कुल ख़राब करके भी नहीं बैठना, अपना रिलैक्स होकर बैठना है, कमर को सीधा रखना है। हर विधि में यही है कि अब अपनी बॉडी को ना सीधा पोस्चर में रखो, ठीक है, ताकि आपके बॉडी का जो पोस्चर है वो क्या हो? सीधा, यानी कि बैलेंस बना रहे, ठीक है। सेकंड देखो, फिर अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा यानी कि अंजलि मुद्रा में घुटनों पर रखें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है और अंजलि मुद्रा में रखना है। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद दोनों किनारों से जीभ को मोड़कर नली का आकार बना लें, यानी कि जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे जीभ को दोनों साइड से मोड़ लेते हैं और बीच में नली की तरह बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस करनी है। हवा को अंदर की ओर खींचें और हवा को बाहर निकालें, यानी कि पहले तो आपको उसी जो जीभ की नली बनाई है उससे अंदर खींचें और बाहर निकालें, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है? यह प्रक्रिया 10 से 15 बार करना चाहिए, यानी कि गर्मियों में ये जो प्रक्रिया होती है इससे ना 10 से 15 बार करनी चाहिए। आप रियली ये वाला प्राणायाम करके देखो, आपको ना हकीकत में ठंडक महसूस होगी। जब आप सांस लोगे तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा, जब आप सांस छोड़ोगे तो आपको थोड़ी गर्माहट भी महसूस हो सकती है, ठीक है। इसके लाभ देखो, लाभ क्या है? यह वासना के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को कम करता है, यानी कि मानसिक और भावनात्मक जो प्रभाव होता है उसको कम करता है। सेकंड, यह प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसको भी प्योरीफाई करता है। थर्ड, यह प्राणायाम तनाव और अवसाद को कम करने में अहम भूमिका निभाता है, यानी कि जो हमारा तनाव होता है, स्ट्रेस होता है और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना डिप्रेस व्यक्ति होता है, तो अगर वो ये प्राणायाम करता है तो उसको ना बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इसका। सावधानी क्या है? पहला, ठंड के मौसम में यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्या पता सर्दी बैठ जाए। कब्ज के पुराने मरीज को कभी यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर कब्ज का पुराना मरीज है तो आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। थर्ड, खांसी या टॉन्सिल से पीड़ित व्यक्ति को यह नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर जिसको भी खांसी है या टॉन्सिल हो जाते हैं ना, तो उसको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी का अर्थ होता है ठंडक, अर्थात ऐसे प्राणायाम जो हमारे शरीर और मन को ठंडक पहुंचाए, यानी कि शीतकारी का मतलब होता है ठंडक, और इस प्राणायाम का अर्थ क्या है? वो प्राणायाम जो हमारे शरीर और मन को क्या पहुंचाए? ठंडक पहुंचाए। इसी कारण से इस प्राणायाम का नाम शीतकारी प्राणायाम पड़ा है, यानी कि इसी कारण से क्या हुआ है? शीतकारी प्राणायाम का नाम शीतकारी पड़ा है, ठीक है। यानी कि ये हमारे शरीर और मन को क्या करता है? ठंडक पहुंचाता है। बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिक्स्थ,
बच्चों जो फिफ्थ है ना, इसके आगे से इनकी विधि और क्या नाम है, लाभ सावधानियां नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो 5 थे ना वही सेम रूप में इनके जो लाभ होते हैं, विधि होती हैं, वो सेम तरीके से चलती हैं। ठीक है। हाँ तो बच्चों अब आगे देखते हैं हम, हमारा शीतकारी प्राणायाम हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, देखो भ्रामरी एक संस्कृत शब्द है, यानी कि भ्रामरी क्या है, एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ मधुमक्खी है। यानी कि भ्रामरी को हम मधुमक्खी को हम संस्कृत में भ्रामरी कहते हैं। ठीक है। इस प्राणायाम अभ्यास के दौरान गले के पीछे उत्पन्न होने वाली ध्वनि, यानी कि इस प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, जो इस प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, जो गले के पीछे भी ध्वनि उत्पन्न होती है ना, जैसे मधुमक्खी के गुनगुनाहट स्वर से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। यानी कि जब हम इसको भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो गले से मधुमक्खी की तरह उत्पन्न होने वाली आवाज़ होती है उसको हम भ्रामरी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है, इसको भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम को अंग्रेजी में हमिंग ब्रीथ भी कहा जाता है। ये याद रखना कि क्या कहा जाता है भ्रामरी प्राणायाम को इंग्लिश में, हमिंग ब्रीथ। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां क्या है हमारा, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, भस्त्रिका एक संस्कृत शब्द है, भ्रामरी भी एक संस्कृत शब्द है, भस्त्रिका भी एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है धौंकनी, यानी कि धौंकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धौंकनी की तरह आवाज करते हुए वेगपूर्वक शुद्ध प्राण वायु को अंदर ले जाना और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकना, श्वास की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। यानी कि जिस तरीके से एक लोहार अपनी धौंकनी से किसी भी उसको पीटता है, ठीक है, लोहे को पीटता है तो उसमें जो आवाज़ निकलती है, उसी तरीके से हम इस प्राणायाम में आवाज़ निकालकर सांस को क्या करते हैं, शुद्ध सांस को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध सांस को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। इसको अंग्रेजी में ब्लो ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लो ब्रीथ। ये सब आप याद रखना कि किसको क्या कहते हैं। 8वां है हमारा मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम क्या होता है, मूर्छा एक संस्कृत शब्द है, यानी कि जो लास्ट के आपके 6, 7, 8 है ना, ये तीनों ही संस्कृत शब्द से मिलके बने हैं। ठीक है, इतना याद रखो, जिसका अर्थ है बेहोशी, यानी कि बेहोशी होता है ना, कि होश ही नहीं है, कुछ बेहोश है, इसलिए मूर्छा प्राणायाम को बेहोश सांस के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि मूर्छा प्राणायाम को क्या जाना जाता है, बेहोश सांस के रूप में। वैसे ये जो लास्ट के 6, 7, 8 प्राणायाम है, इनको जल्दी से नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इसमें हमारे 8 प्रकार पूरे हो गए। तो इसमें एक लास्ट प्रकार एक्स्ट्रा है जो अब ऐड होने लगा है, तो इसको ना आप एक बार देख लो, प्लाविनी प्राणायाम। प्लाविनी प्राणायाम क्या होता है, प्लाविनी प्राणायाम एक संस्कृत शब्द है, यानी कि ये भी एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है तैरना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तैरना। इस प्राणायाम अभ्यास से अपनी सांस को इच्छानुसार रोककर रखा जाता है, यानी कि जितनी आपकी कैपेसिटी होती है सांस को रोक कर रखो, इसलिए इस प्राणायाम को प्लाविनी प्राणायाम कहा जाता है। यानी कि जिस तरीके से एक इंसान इच्छानुसार तैर सकता है, उसी तरीके से जो इंसान इच्छानुसार अपनी सांस को रोक सकता है उसी प्रक्रिया को हम प्लाविनी प्राणायाम कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो हमारा जो प्राणायाम था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग में जो 5 प्राणायाम थे उनकी विधि भी देखी थी, लाभ भी देखे थे, जिनको ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और जो लास्ट के 6, 7, 8 और 9 थे, इनको एग्जाम में ज़्यादातर आते नहीं है, बट आपको पढ़ के जाना है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, तो इसको जल्दी से कवर अप करते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से देखते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, योग के माध्यम से सक्रिय जीवन शैली और तनाव
का वर्णन कीजिए। यानी कि हम योग के माध्यम से सक्रिय जीवन शैली यानी कि बैलेंस जीवन शैली कैसे जी सकते हैं और तनाव प्रबंधन यानी कि तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, उसका वर्णन करना है। तो उत्तर क्या है हमारा, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, आगे बढ़ाता है। यह सक्रिय जीवन शैली और तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि योग जो होता है वो सक्रिय जीवन शैली में यानी कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में और तनाव को प्रबंधन यानी कि तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर शक्ति, लचीलापन और सहन शक्ति में सुधार होता है। यानी कि जो शरीर होता है उसमें शक्ति भी आती है, रेगुलर योग करने से लचीलापन भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी और सहन शक्ति भी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सक्रिय जीवन शैली में योग यानी कि किस तरीके से काम करता है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। योग आसन शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं। यह मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यानी कि जो योग होता है ना वो क्या करता है, मांसपेशियों को और जोड़ों को, हड्डियों को ये क्या करता है, लचीला बनाता है। ठीक है, इनको मदद करता है स्वस्थ रखने में। ठीक है, सेकंड है हमारा हृदय स्वास्थ्य। योग रक्तचाप को कम करने और हृदय रोग को जोखिम को कम करने में मदद करता है। यानी कि जो हमारा रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन रखने में भी योग काम करता है। थर्ड है हमारा ऊर्जा स्तर। योग शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देता है और थकान को कम करता है। यानी कि जो स्ट्रेस होती है उसको कम करता है और हमारी जो बॉडी होती है उसको एनर्जी देता है। ठीक है, फोर्थ है नींद में सुधार। योग नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। यानी कि अनिद्रा, यानी कि जिसको नींद नहीं आती, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, उसको नींद आने लगती है योग करके। फिफ्थ है आत्म जागरूकता। योग आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और व्यक्ति को अपनी भावनाओं आगे क्या है, भावनाओं और विचारों के बारे में अधिक जागरूक करता है। यानी कि जो हमारी भावना होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको क्या करता है, योग बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया इस पार्ट में। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 11th क्लास के वो भी हम कोशिश करेंगे कि कवर हो जाएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।